अब ओके जी। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई मसले मसाइल क्या पढ़ा अभी तक आपने? हाँ, जब लेक्चर 57 में पहुंच गए, लेक्चर 1 से हमने स्टार्ट किया था और पहले लेक्चर से हमने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ अर्सा तक हमारे पास किताब नहीं थी, ठीक हो गया, हमारे पास किताब नहीं थी, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने कॉन्सेप्ट लिए, बोर्ड पे चीज़ें डिस्कस की, आपने वहाँ से कॉपी पे लिखी, तो रिटर्न मटेरियल नहीं था लेकिन आपके पास था अपना लिखा हुआ, ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। करते गए हमने अपना मैनेजरियल का एनालिसिस का एरिया मास्टर का ख़त्म हो गया, आपने मान लिया ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद से अब तक कभी तक हमारे मैनेजरियल एनालिसिस के टेस्ट चलते आ रहे हैं। हम कवर करते गए, बीच में फिर किताब आ गई, हमने किताब को मारा इग्नोर, हम फिर भी कवर करते गए और किताब आई तो पता चला मैनेजरियल एनालिसिस के ऊपर हमारे पहले 9 चैप्टर हैं किताब में। कितने? 9 चैप्टर। हमने फिर भी किताब नहीं खोली, हम कवर करते गए। हमने क्या किया, बीच में एक चैप्टर 10 को स्किप किया और हमने एक चैप्टर 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी बुक का, वहां से हमने एक वैक का एरिया खोला और उसी के ऊपर ही लगे रहे। तो 20-22 लेक्चर हम लगे रहे, इतना लगे रहे कि 80+ हमने क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक हो गया। जिंदगी में कोई वैक पढ़ेगा तो शायद वो इतने क्वेश्चन कवर नहीं करेगा जितने आपने कवर कर लिए, ठीक हो गया। छोटे छोटे बड़े बड़े फिर पता नहीं क्या क्या हम उन क्वेश्चन में कवर करते चले गए और फिर हमने वो चैप्टर खत्म हो गया हमारा। उसके ऊपर हमने कुछ 4 टेस्ट दे दिए। क्वालिटी इंश्योरेंस वाले भी मुझे टीज करने लगे कि हर दफ़ा ही वैक मतलब क्या हो गया, लेकिन हम कवर करते गए। हमने वो कैलकुलेशन सारी कर ली तो हमारे पास एक चैप्टर 11 मिला, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं जो मैं पढ़ाता। क्यों? कैलकुलेशन के थ्रू वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी थी। अगर मैं आपको कहता ये खुद से पढ़ लो तो आप खुद भी पढ़ लेते, लेकिन फिर भी हमने 4 से 5 दिन उसके ऊपर लगाए, एक एक वर्ड हमने एक एक टॉपिक उसका कवर किया, ठीक हो गया। सी 2 चैप्टर ऐसे हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, आप अगर आप बुक खोलना चाहो तो खोल सकते हो, ठीक हो गया। पहले 9 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। कितना कवर कर चुके हैं? जितना को कॉन्सेप्चुअली कवर करना था वो हम कवर कर चुके हैं। बुक हमने नहीं खोली, उसके लिए मैंने 9 दिन स्पेयर किए हुए हैं। कहाँ पे? एंड ऑफ द सिलेबस। डेली हमने एक चैप्टर खोलना है बुक से और देखना है इसके अंदर से क्या हम कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, बाकी क्या छोटी छोटी और डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट हैं तो वो हम एक एक लेक्चर एक एक चैप्टर पे लगा के कवर करेंगे, जिसमें हमारी उन चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और हमारी दिल की तसल्ली भी हो जाएगी कि मास्टर ने हवा में चीज़ें कवर नहीं करवाई, बुक के अंदर है, ठीक हो गया। चैप्टर 11 चैप्टर 12 हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 12 में सिर्फ एक टॉपिक यील्ड कर्व छोड़ा हुआ है, बाकी सारा हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 11 पूरी तसल्ली हम कर चुके हैं, ठीक है, उसमें कोई चीज़ नहीं रहती, ठीक हो गया। अभी आगे हम जो एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, आखिरी 3 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से 25 नंबर का कंफर्म पेपर है, जिसमें एक चैप्टर बजटिंग का है, एक चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल का है। टोटली कैलकुलेशन, हाँ बीच में थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, लेकिन 25 नंबर का कंफर्म पेपर है। और जिन लोगों ने कॉस्ट पीछे पड़ी हुई है उनके लिए 25 नंबर बड़े औखे हैं, बड़े औखे हैं। अगर वो रेगुलर बेसिस पे क्लास में नहीं आएंगे, रेगुलर बेसिस पे साथ साथ नहीं पढ़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ उनके लिए बड़े औखे हैं, क्यों? जिनके लिए चैप्टर नए हैं उन्होंने तो पढ़ना ही पढ़ना है रेगुलर बेसिस पे। क्यों? एक टॉपिक भी इधर छूट गया, एक लेक्चर भी छूट गया तो वैक में हमने देखा कि उसी अगले दिन की कहानी बदली होती है। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लास में आना है, शायद उतनी एफर्ट्स नहीं करना पड़ेंगे जिन्होंने कॉस्ट पढ़ी हुई है। क्यों? क्लास में आते ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आते चले जाएंगे, अच्छा ये तो वही है, ये तो वही, ये तो क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था, ये क्वेश्चन भी किया हुआ था। और ये 25 नंबर आपका पेपर पास या फेल डिसाइड कर देंगे, ठीक हो गया। अभी कल आईकैप ने मॉडल पेपर दे दिया, हमने बुक नहीं खोली कभी भी, अभी तक नहीं खोली, हवा में चीज़ें कवर की हैं। उसके अंदर देखेगा जो एरियाज हमने कवर किए हुए हैं उनके क्वेश्चन, शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे वही होंगे जो हमने क्लास में कवर किए हैं। मैनेजरियल एनालिसिस के 3 क्वेश्चन है वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ आपने देखने आज जाके क्या बातें आपको। एक वैक का क्वेश्चन नंबर है शायद 7 या 8, वो आपने देखना है क्या आता है आपको। अभी हमने बुक नहीं खोली, ठीक हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पढ़ा है, आपके क्वेश्चन जो पेपर मॉडल पेपर है उसके अंदर आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो। एक क्वेश्चन बजटिंग का है जो भी हमने एरिया कवर नहीं किया, एक क्वेश्चन एनपीवी का है जो एरिया भी हमने कवर नहीं किया, एक क्वेश्चन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का है जो एरिया अभी तक हमने कवर नहीं किया। बाकी जो क्वेश्चन है जिन एरिया से हम कवर कर चुके हैं उन एरिया के क्वेश्चन आप कवर करने के काबिल हो। इनफैक्ट शायद उससे ज़्यादा लेवल के आप क्वेश्चन कर चुके हो, वो उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं है। पेपर में आईकैप ने कह दिया भाई 10 से 15 नंबर के एमसीक्यूज भी होंगे।
10 से 15 नंबर के MCQs भी होंगे। MCQs कहाँ से करेंगे, ये तो बड़ी मुसीबत बन गई। तो आपको एंड पे करवाऊंगा, चैप्टर वाइज आपको MCQs दूंगा, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्यों जब चीज़ों की समझ आ जाएगी तो फिर MCQs भी समझ आना शुरू हो जाएंगे, तो MCQs आपको दूंगा, ठीक है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमने वैक में भी किए थे, तो वहाँ से MCQs बन सकते हैं, क्या ख्याल है। इस्लामिक फाइनेंसिंग हमने कवर किया, इसके ऊपर कोई MCQ बन सकता है, और इन MCQs में देखना कोई 4-5 MCQs ऐसे हैं जो उन एरिया से हैं जो हम कवर कर चुके हैं और आप करने के काबिल हो। तभी हमारी क्लास ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। 100 लेक्चर तक हमारा सेमेस्टर ये चलना है। अभी हम लेक्चर 57 पे पहुंचे हैं, अभी भी हमारे पास 43 क्लासेस बाकी हैं, और उसमें पूरा का पूरा सिलेबस हम 100% कवर कर लेंगे। एंड पे आपकी तसल्ली करके आपको भेजूंगा, ठीक है। 31 जनवरी मेरी डेडलाइन है, लेकिन पेपर हमारा 9 मार्च को है, ठीक है। तो उससे पहले भी 1 माह 9 दिन है मेरे पास, ठीक हो गया। मेरे पास मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो पेपर वाली रात को भी आपकी क्लास में रख सकता हूँ, ठीक हो गया। आप लोगों ने ये पेपर पास करना है और मेरे साथ चलना है। किसी के दिमाग में कोई कीड़ा है किसी भी किस्म का, तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस कर लिया करो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है। नया पेपर है, मैंने कभी न्यूमेरिक नहीं पढ़ाया, मैंने सारी ज़िंदगी थ्योरी पढ़ाया है, अभी तक वैक न्यूमेरिक पढ़ाया मैंने। किसी ने भी मार्केट में वैक पढ़ाया तो उसके साथ जाके कंपेयर कर लेना, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है और किस लेवल की है, और आपने कितनी प्रैक्टिस की और किस लेवल की है, ठीक हो गया। मैंने न्यूमेरिक कभी नहीं पढ़ाया, पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैंने पढ़ाया न्यूमेरिक, ठीक हो गया, पहली दफ़ा नहीं पढ़ा रहा। मुझे पता है एक टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। रात को 2:30 बजे मैं सोया हूँ, आपका आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके नोट्स कंप्लीट करके, ठीक हो गया। स्टडी मटेरियल नहीं है, पास्ट क्वेश्चंस नहीं है, वो कहाँ से लेने हैं मुझे पता है कहाँ से लेने हैं। एक एक क्वेश्चन की टाइपिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो इसलिए मेरे पास पूरा प्लान है, कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस करो। अभी तक जो मॉडल पेपर कह रहा है और जो ICAP की हिस्ट्री कह रही है कि हर सब्जेक्ट की जो पहली अटैम्प्ट होती है वो ईजी होती है, ठीक हो गया। तो इसलिए जिन लोगों को अब से आके दौरे मिर्गी के पढ़ना शुरू हो गए हैं कि पेपर छोड़ देना चाहिए, उल्टियाँ आना शुरू हो गई हैं, चक्कर आना शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें इस पेपर को इसी अटैम्प्ट में रखें। कोई और पेपर छोड़ना है तो छोड़ दो, इसको प्लीज़ साथ लेके चलो। क्यों, ये अभी इस अटैम्प्ट में पास नहीं ना हुआ तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैं देखूंगा कौन पास करेगा, ठीक हो गया। ये पहली अटैम्प्ट है तो पेपर ईजी होगा। हाँ, जिन लोगों ने कॉस्ट पहले पढ़ी हुई है उनको पता चलेगा कि आखिरी जो 3 चैप्टर हैं ये उनके लिए बिल्कुल हलवा है, और यही वो चैप्टर हैं जहाँ से वो अपना पास या फेल डिसाइड करेंगे। फेल ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाएंगे, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। क्यों, ये चीज़ें आती हैं और कवर नहीं होंगी एग्जाम नाइट तक, सिर्फ इसी सोच में कि आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि आती हैं, ठीक हो गया। ये लगता है आपको कि आती हैं। मैं एक टॉपिक 6 माह ना पढ़ाऊँ तो 6 माह बाद मुझे बुक में वो देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, दिमाग से वो थोड़ा स्किप हो जाता है। और आप लोगों ने तो वैसे ही पढ़ी, एक दफ़ा कॉस्ट है कि 6 दफ़ा पढ़ के पास किया, एक दफ़ा ही पास की होगी पढ़ के, तो इसलिए वो टॉपिक आपको आता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मारे नहीं जाना प्लीज़, ठीक हो गया। तो इसलिए जो भिगोड़े इधर उधर भाग गए हैं क्लास से कि बड़ा औखा सब्जेक्ट है, समझ नहीं आ रही, पता नहीं की कराई जा रहा है, अभी तक किताब नहीं खोली, किताब खोलो तो पता नहीं वहाँ पे क्या है, तो उसने कहना कि अभी मॉडल पेपर आया वो खोलने, पता चल जाएगा क्या है जो हमने पढ़ा है, और वापस आ जाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इस अटैम्प्ट में पास करना ईजी है, इसके बाद शायद पास करना मुश्किल हो जाएगा। किसी को कोई मसला है तो फेसबुक पे फेक आईडीज़ के थ्रू जाके पोस्टें लगाने से बेहतर है मुझसे डिस्कस कर लो। कोई CA नवाब है, कोई मिकी माइकल है, पता नहीं कौन है। एक चीज़ अपने दिमाग में रख लो, हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, अपने अंदर इतनी करज पैदा करो कि अपने मुंह से बात खुल के कह सको। ये फेक आईडी मेल फीमेल की बना रहे हैं, फीमेल मेल की बना रहे हैं, नहीं पता चल रहा मेल है या फीमेल है, ये इन बिटवीन है। ये प्लीज़ अगर किसी की हैं तो प्लीज़ ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी और बेहतरीन चलेगी, ठीक हो गया। अपने अंदर इतनी करज पैदा करो कि अपने नाम से आप बातें कर सको, ठीक है। अपने अंदर इतनी करज पैदा करो कि अपने नाम से बातें पैदा कर सको। अब कोई मसले मसाइल हैं तो मुझसे अभी डिस्कस कर लें, और उसके बाद अपने दिमाग में बिठा लें कि जो हम क्लास में कवर कर रहे हैं, जिस टाइम पे कवर कर रहे हैं, जितना कवर कर रहे हैं, वो पेपर के पास करने के लिए उतना ही उसी टाइम पे ही करना ज़रूरी था। चलिए आगे आप नया टॉपिक स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी मिस। हाँ, मतलब अभी आप इंटरेस्ट कमाओगे 5 साल, 5 साल बाद आप शेयर में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या करोगे, डिविडेंड भी इंजॉय करोगे। हाँ, लेकिन उससे पहले आपने इंटरेस्ट कमा लिया, उससे पहले आपने इंटरेस्ट कमा लिया, तो कन्वर्ट होने के बाद डिविडेंड भी, तब क्या कि दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे। मीन सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ हराम ही नहीं, आप बाद में हलाल भी खाओगे, हराम खाने के बाद, हराम खाने के बाद। और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अभी तक हमने चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का नहीं है, बेसिकली उसके अंदर थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल भी है, करेंगे, सब कुछ करेंगे।
करेंगे सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा मॉडल पेपर के। एक दिन आके हम सारा मॉडल पेपर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक मॉक भी देंगे, फिर हम एग्जाम पेपर देने जाएंगे। सारी तसल्ली आपकी करके फिर आपको छोड़ूंगा, ठीक हो गया। तब तक कोशिश करनी अपने आप को मना के, आगे सर्दी बड़ी ज़्यादा हो गई है, सुबह सुबह उठना बड़ा मसला है। मैंने 1.5 घंटे की क्लास नहीं रखी हुई, बड़ी मुश्किल से शायद मैं 40 से 45 मिनट पढ़ाता हूँ। 40 से 45 मिनट भी पढ़ाता नहीं हूँ, बीच में आके 15 मिनट एक गप्पे मारता हूँ और कोई 30 मिनट हम पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने से मसला नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ये टाइम टेबल चूज़ करते वक्त देखनी चाहिए कि फ्यूचर में सर्दियाँ भी आनी हैं और मेरे अंदर इस तरह के जरासीम हैं जो मुझे रज़ाई से चिपका देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। तो ये चीज़ पहले देखनी थी। अब हमें ये 1 माह और 10 दिन गुजारा करना है, क्योंकि पेपर हमें पास करना है और तूफ़ानों से गुजरते हुए ही हमें पास करना है, ठीक हो गया। इतनी आसानी से कोई चीज़ आजकल के दौर में नहीं मिलती, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आप क्लास सेक्रीफाइस करने के लिए अपना रात वाला जो सोने से पहले वाला मोबाइल का टाइम टेबल है वो अगर आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। रात को 9 बजे के बाद अगर आप मोबाइल में इंटरनेट बंद कर दो ना, तो अगला दिन देखना आपका कितना खुशगवार गुजरेगा। क्यों, नींद पूरी होगी, सुबह टाइम से आप उठे होगे, सब कुछ हशाश बशाश चल रहा होगा। हाँ, सुबह टाइम क्यों चलाना है? आप क्लासेस अटेंड करके शाम को 7 से 9 चला लिया करो। हाँ, 3 बजे उठ जाओगे तो फायदा है, सुबह उठ के पढ़ लोगे। हाँ जी, चैप्टर 17 लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल 17 चैप्टर्स है हमारे पास बुक में और लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो गया। नहीं, हम 17 कवर करेंगे, फिर 16 पे आएंगे, फिर 15 पे आएंगे, फिर पीछे 13 14 भी कवर करना है, फिर बीच में 10 है वो भी कवर करना है, और फिर 1 to 9 का भी हमने एक ट्रेलर दोबारा से देखना है, ठीक हो गया। सो चैप्टर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कॉस्ट में नाम होता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी बोलते हैं। हमारी बुक ने नाम दे दिया एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, या इसको डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी बोला जाता है। तो सारे नाम इसी के ही हैं। टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं, हम कवर करने जा रहे हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है, हम ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं सीख चुके हैं वैक के अंदर, ठीक हो गया। एनपीवी, सपोज एक मिस्टर ए है, इसने लोन लिया बैंक से, कितने का? सपोज 10,000 का, एट द रेट ऑफ 10%। और क्या करना है इसने? आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। तो मुझे बताओ कि मिस्टर ए का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते वक्त? 10% ही होगा, 10% मिनिमम 10% होगा। ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट करेगा जहां से 10% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, 10% से कम रिटर्न मिल रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक हो गया। ये हम सीख चुके हैं, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है जहां से एटलीस्ट 10% तक रिटर्न मिले। क्यों 10% तक भी रिटर्न मिलता है तो इसे बचेगा कुछ नहीं, लेकिन शायद इसे कोई अपॉर्चुनिटी, कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए आप कैप्चर कर सकते हो। क्या ख्याल है? समटाइम कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें ब्रेक इवन पे भी कैप्चर करना पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो कंपैरेटर ले जाएगा, और कंपैरेटर ले गया तो शायद कंपैरेटिव एडवांटेज उसे मिल जाएगा। तो इसलिए मार्केट में, बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड रिटर्न के इक्वल भी समटाइम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ते हैं, लेकिन हमने वही एक्सेप्ट करने हैं जो हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देंगे, ठीक हो गया। अब एक प्रोजेक्ट इसके लिए आया, प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट ए कहता है भाई ये 10,000 अगर आप मेरे अंदर इन्वेस्ट करो तो मैं आप इसके ऊपर रिटर्न दूंगा। ईयर 0 में आप जो इन्वेस्ट करोगे वो कितना इन्वेस्ट करोगे सर? 10,000 इन्वेस्ट करोगे। और प्रोजेक्ट ए कहता है कि मैं आपको 4 सालों में इसका कुछ रिटर्न दूंगा। क्या दूंगा? पहले साल में आपको 800 दूंगा, दूसरे साल 800 दूंगा, तीसरे साल 800 दूंगा, और एंड पे मैं आपको पूरा आपका जो है वो 10,800 वापस कर दूंगा। 4 साल तक इसके ऊपर 800 दूंगा और एंड पे आपको 10,000 आपका वापस भी कर दूंगा। क्या मुझे इस प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या मुझे इस प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ये मैं डिसाइड करूंगा एनपीवी की बेस पर। इसकी निकालूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालूंगा? रेट मेरे पास है 10%, मैं पीवी एट द रेट ऑफ 10% निकालूंगा, और ईयर 0 की पीवी 1 नहीं होती है। ये कैसे पीवी निकालते हैं? पीवी कैसे निकालते हैं? वो कहता है कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल होती है किसके? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 10। बचपन में पढ़ा क्यों हमें? बचपन में पढ़ा क्यों हमें? तो प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी सर? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ये माइनस एन था, एन था ऊपर, तो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं।
ये सही लिखा हुआ मैंने, ये सही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बचपन में हमने पढ़ा फ्यूचर वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब हमने ईयर 1 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट द रेट ऑफ 10% मीन डिस्काउंट फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर क्या है 10%, रेज टू पावर 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा ईयर 1 का। उस तरह से ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर भी आ जाएगा, ईयर 3 का डिस्काउंट फैक्टर भी आ जाएगा, ईयर 4 का डिस्काउंट फैक्टर भी आ जाएगा। इन डिस्काउंट फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मीन ये क्या है, हम पीवी की बजाय ये क्या है, डिस्काउंट फैक्टर। और 10% पे अगर देखोगे तो इसका शायद आएगा 0.909, इसका आएगा 0.826, इसका आएगा 0.751 और इसका आएगा 0.681। कैलकुलेट से कैलकुलेट करके देखिएगा जरा, और इन फिगर्स को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और इसकी 10,000 जो है वो पूरी आ जाएगी। इसको देखिएगा और मुझे प्लीज एनपीवी बस दे दें। ये फिगर देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता करेक्ट है, आप अपनी चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैंने बचपन में कैलकुलेट की थी, तब तो 2-4 क्वेश्चन करने के बाद रटा लग जाता था कि 10% पे ईयर 1 का ये आएगा, ईयर 2 का ये आएगा, 3 का ये आएगा, 4 का ये आएगा, और कभी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जी एनपीवी मुझे दे देंगे, क्या आएगी, 9366 9366। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, 633 नेगेटिव आ रही है यार, कम ऑन, 633 नेगेटिव आ रही है। सर मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्यों, ये प्रोजेक्ट मेरे रिक्वायर्ड रिटर्न से कम रिटर्न दे रहा है। मुझे क्या ख्याल है, जो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे ये प्रोजेक्ट मुझे कम रिटर्न दे रहा है। मीन मतलब क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे 633 का ओवर 4 ईयर लॉस है, 633 का ओवर 4 ईयर्स लॉस है। क्या कह रहा है, इसके पास एक और प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी कहता है भाई आप मेरे अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करो तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 मैं आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू दूंगा 1200 1200 1200 और आपका 11,200, आखिरी ईयर में 10,000 मिला के। आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो, 10,000 की। क्या प्रोजेक्ट बी में मिस्टर ए को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कैसे, 10% पे एनपीवी निकाल लोगे, 10% पे एनपीवी निकाल लोगे, आंसर देते हैं प्लीज मुझे। 633 पॉजिटिव आ रहा है, 633 पॉजिटिव आ रहा है। दिस मीन मुझे प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक और है प्रोजेक्ट सी, वो कहता है भाई आप मेरे अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करो तो मैं आपको जो है वो दूंगा कितना, 1000 1000 1000 और एंड पे आपका 10,000 भी 1000 के साथ वापस। इसकी मुझे एनपीवी देंगे, इसकी भी एनपीवी देंगे मुझे, 0। क्या मुझे प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फायदा कुछ नहीं देगा लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज की सूरत में फायदा देगा। हाँ, कंपैरेटिव एडवांटेज की सूरत में फायदा देगा। इस प्रोजेक्ट पे मैं नहीं जाऊंगा तो कंपैरेटर चला जाएगा, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर है, इसे जो चीज प्रोड्यूस होनी है वो फिर कौन ले जाएगा, कंपैरेटर ले जाएगा। तो मुझे अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए, मुझे अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। हाँ, ये प्रोजेक्ट मैं लूज करता हूँ, लूज करने से मेरा मार्केट शेयर अफेक्ट नहीं होता, तो फिर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए किसी ऐसे प्रोजेक्ट का जहां से मुझे ज्यादा रिटर्न मिल सके। क्या कह रहा, आप क्या देख रहे थे कि ये प्रोजेक्ट आपको रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम दे रहा है। कैसे कम दे रहा है, कितना आपको दे रहा है, 800 अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, ये कितने परसेंट बनता है, 8%। दिस मीन ये प्रोजेक्ट आपको कितना रिटर्न दे रहा है, 8% दे रहा है, और आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, 10% है। इसी वजह से इसकी एनपीवी क्या आई है, आई है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि वो प्रोजेक्ट जिनकी एनपीवी नेगेटिव है उसमें डू नॉट इन्वेस्ट। क्यों डू नॉट इन्वेस्ट, क्यों डू नॉट इन्वेस्ट, उसका जो रिटर्न है वो लेसर देन रिक्वायर्ड रिटर्न है, उसका जो रिटर्न है वो लेसर देन रिक्वायर्ड रिटर्न है। मीन नेगेटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट जो हैं उसमें हमने क्या करना है, डू नॉट इन्वेस्ट। क्यों डू नॉट इन्वेस्ट, कि इधर का जो रिटर्न है वो क्या है, लेसर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न मीन जिस पे आपने अपने होल्डर्स को, शेयर होल्डर या डेट होल्डर को खुश करना है। और वो कौन सा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ए। क्या कहला,
प्रोजेक्ट सी क्या कहता है कि अगर एनपीवी आ जाए पॉजिटिव तो क्या करो, इन्वेस्ट कर दो उसमें। क्यों? इसका जो रिटर्न है वो ग्रेटर देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न है। ऐसा क्या ख्याल है? और जीरो एनपीवी क्या शो करती है? डिपेंड, इनडिफरेंस। मीन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, करें या ना करें, कुछ अदर फैक्टर्स देखना पड़ेंगे, फाइनेंशियल ग्राउंड्स नहीं, कुछ अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। क्यों? यहां से जो रिटर्न है वो इक्वल है किस चीज के? हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न से। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? एक मिस्टर ट्रिपल ए है जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। कितनी इन्वेस्टमेंट? ₹500,000। ₹500,000 की उसके पास अपॉर्चुनिटी है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की। और इसको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से, क्या प्रोजेक्ट है? सपोज एक अकाउंटेंसी कॉलेज का प्रोजेक्ट है। उसमें अगर ये इन्वेस्ट करता है तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 1 में इसको मिलेगा वहाँ से 2 लाख, ईयर 2 में वहाँ से मिलेगा 2 लाख, ईयर 3 में मिलेगा उसको वहाँ से 1.5 लाख और ईयर 4 में मिलेगा 1 लाख। डिस्काउंट फैक्टर है 10%। एडवाइस, मिस्टर ट्रिपल ए इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। और मिस्टर ट्रिपल ए यहाँ पे चेयर पे बैठ के आपने एडवाइस करना है इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। $5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 4 साल में ये रिटर्न मिलेगा। डिस्काउंट फैक्टर 10% है। एक नया अकाउंटेंसी कॉलेज खोलने का प्रोजेक्ट है, $5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। आपने मिस्टर ट्रिपल ए को सजेस्ट करना है कि वो पंगा ले या ना ले। जी जाना चाहिए उसे इस प्रोजेक्ट में। क्यों जाना चाहिए? पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। कितनी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है? कितनी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है? 28,000 के राउंड अबाउट आ रही है। 28,000 के राउंड अबाउट पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। दिस मीन उसे इस प्रोजेक्ट में चले जाना चाहिए। किसी की एनपीवी इतनी नहीं आ रही, 27,000 समथिंग या 28,000 समथिंग, अराउंड 28,000। मतलब आज मुझे खुशी हुई कि सबको एनपीवी कैलकुलेट करना आती है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि सबको एनपीवी कैलकुलेट करना आती है। ओबियसली जो क्लास में वैक मेरे साथ पढ़ते आ रहे थे उनको एनपीवी क्या आईआरआर भी कैलकुलेट करना आता है। और इस चैप्टर लास्ट के 2 ही बड़े टॉपिक है कि एनपीवी एक आईआरआर है। एक तीसरा टॉपिक है पे बैक, जो कॉस्ट में नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। ठीक हो गया? एनपीवी भी आपको लगता है आपने पढ़ी हुई है, यहाँ पे उसका लेवल उस पढ़ी हुई से थोड़ा अबव है, तो आपको क्लास में आना पड़ेगा। आज आपको कोई 2 क्वेश्चन मिले, 2 क्वेश्चन मिले, सबके पास कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 1, द डायरेक्टर ऑफ टेस्ला एंड कंपनी प्रपोज टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग ₹300,000. At the end of 5 years, the machine will sold for ₹50,000. What is this 50,000? What is this 50,000? What is this 50,000? रेजिजुअल वैल्यू। रेजिजुअल वैल्यू मीन आज अगर आप एक मशीनरी में 3 लाख इन्वेस्ट करो तो एंड पे आपको 50,000 वापस मिल जाएगा खटारा मशीनरी, बेकार मशीनरी बेच के। In each of the 5 years, the machine will increase revenue by ₹160,000. Increase revenue by ₹160,000. Increased annual expenditure of ₹80,000 will be incurred. ये प्लीज increase का वर्ड दोनों अंडरलाइन करेंगे। Increase revenue, increase annual expenditure. मतलब इस मशीनरी में अगर लगाते हैं, मीन कंपनी टेस्ला एंड कंपनी इस मशीन में इतना पैसा लगाती है तो टेस्ला एंड कंपनी का जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा इस मशीन की वजह से 160,000 से। और जो चीजें बनानी है रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के, उसके ऊपर कुछ खर्चे भी आने हैं तो खर्चे इंक्रीज होंगे इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितने 80,000 पर एनम से। टेस्ला एंड कंपनी विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹40,000।
लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट पे जाने से 40,000 का वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। ये आधी लाइन को पढ़ के मुझे प्लीज डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल के दे सकते हैं पर ईयर क्या होगी? 300,000 माइनस रेजिजुअल वैल्यू कितनी? 50,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स? हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। तो कितनी बनी? 50,000 पर ईयर। 50,000 पर ईयर। सब यही बता रहे हैं मुझे। और भाई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। FR1 पढ़ के आए हो आप, कम नहीं भी पढ़ा हुआ तब तक तो आप वैसी डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हो। और अगर अभी भी आपको कैलकुलेटर के बिना ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं आती तो प्लीज FR1 दोबारा से शुरू कर दें। 300,000 माइनस 50 कितना आ गया? 250 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना बना? 50,000। हाँ ओके। टैक्स रेट इज 30%, डिस्काउंट फैक्टर इज 10%। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन। एनपीवी कैलकुलेट करनी है आपको। अच्छा, ये हमने एक प्रोजेक्ट ए देखा था। क्या किया था हमने? इस प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा? इस प्रोजेक्ट में कितना जाएगा? इतना जाएगा, इतना मिलेगा। जो जाएगा वो क्या है? आउटफ्लो। और जो मिलेगा वो क्या है? इनफ्लो। इनको बोलते हैं कैश फ्लोस। ठीक हो गया? मीन हम डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हैं किस पे? कैश फ्लोज पे। कैश फ्लोज पे हम डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? प्रेजेंट वैल्यू आती है। ये कैश आउटफ्लो था और ये कैश इनफ्लो है। तो जब भी हमने एनपीवी निकालनी है तो एनपीवी में हमने क्या लेने हैं? कैश फ्लोज लेने हैं। मीन कितना हमें एक्स्ट्रा आएगा और कितना हमारे से जाएगा, इनके डिफरेंस के ऊपर हम डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हुए क्या निकालते हैं? एनपीवी निकालते हैं। ठीक हो गया? इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें हमने एनपीवी निकालनी है। ठीक है, 300,000 जाएगा कितने सालों में? ईयर 0 में जाएगा। 5वें साल में हमें 50,000 वापस भी मिलेगा। 5वें साल में हमें 50,000 वापस भी मिलेगा। लेकिन साथ उसने कहा कि 160 का रेवेन्यू होगा, 80,000 का एक्सपेंडिचर होगा। क्या ख्याल है? 10% 30% का टैक्स भी होगा। टैक्स भी जाएगा। जाएगा। 30% का कैश आउटफ्लो होगा। क्या ख्याल है? तो टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है सर? टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम रेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे रेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टैक्स आता है। और वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमारा इनफ्लो है। वो हमारा इनफ्लो है। क्या ख्याल है? सेल में से एक्सपेंडिचर माइनस किए तो हमारे पास क्या आया? प्रॉफिट इनफ्लो। उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इनफ्लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इनफ्लो। क्या ख्याल है? और आउटफ्लो हमारा क्या है इसमें? 3 लाख ईयर 0 में है और 80,000 तो हम प्रॉफिट निकालने में यूज कर लेंगे ना। क्या ख्याल है? तो आज अब हमने एनपीवी निकालनी कैसे है? हमने ईयर 0 लिखना है, ईयर 1 लिखना है, ईयर 2 लिखना है, ईयर 3 लिखना है, ईयर 4 लिखना है, ईयर 5 लिखना है। ठीक हो गया? इनको यूं भी लिखा जा सकता था, इनको यूं भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया? कॉलम फॉर्म में हमने ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है जी? देखना है कि हमें यहां से मिल क्या क्या रहा है और हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम यहां पे पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है तो इन्वेस्टमेंट बाद में लिखो। ठीक हो गया? यहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं? कैश फ्लोस। और कैश फ्लोस में अगर आप देखो जी, आपको जो है वो रेवेन्यू मिलना है कितना? 160 का। ईयर 0 में भी मिलना है? नहीं, ईयर 0 तो ईयर 1 का ही 60 है। क्या ख्याल है? तो 160 आपको मिलना है ओवर द 5 ईयर्स। मैं इन 1000 कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक हो गया? आपका कुछ एक्सपेंडिचर भी होना है? एक्सपेंडिचर भी होना है। वो कितना होना है? 80, 80, 80, 80 और 80। प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकाली सर हमने? 300,000 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो हमारे पास आ गई सर कितनी? 50, 50, 50, 50, 50। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट कितना? 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 30, 30, 30, 30, 30। इसे प्लीज मुझे टैक्स अप्लाई कर दें। इसे प्लीज मुझे टैक्स अप्लाई कर दें। So tax at the rate of 30%, 9 minus 9 minus 9 minus 9 minus 9 minus
ठीक हो गया। मीन ये हमारा इनफ्लो, ये हमारा आउटफ्लो, ठीक हो गया। ये हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो तो इनफ्लो, और उसमें से टैक्स निकाला 9 इनफ्लो। डेप्रिसिएशन एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त कभी भी आपका ना तो आउटफ्लो है ना इनफ्लो है। इनफ्लो आउटफ्लो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है, डेप्रिसिएशन से क्या आपको कोई पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसलिए इसको कभी भी आप एनपीवी की कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, सिर्फ तब इनकॉर्पोरेट करोगे जब आपने टैक्स के लिए प्रॉफिट निकालना है। तो क्यों, टैक्स जिस प्रॉफिट पे अप्लाई होता है वो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही निकलता है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही डेप्रिसिएशन जो माइनस की थी उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। कितनी, 50 50 50 50 50। अगर इसमें प्रॉफिट ना निकालना होता, मीन टैक्स इंप्लीकेशन ना होती, टैक्स इंप्लीकेशन ना होती तो हम क्या लेते जी, इनफ्लो आउटफ्लो, और उसके बाद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर इसमें टैक्स ना होता तो ये हमारा इनफ्लो था और ये हमारा आउटफ्लो था। डेप्रिसिएशन कहीं पे आनी ही नहीं थी। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस क्यों की, सिर्फ टैक्स निकालने के लिए। क्यों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद निकलता है। इसलिए चूंकि हमने ये माइनस की थी तब उसको क्या किया, ऐड बैक कर दिया, तो ये इफेक्ट क्या हो गया, पीछे नील हो गया। मीन हमने डेप्रिसिएशन यूज एनपीवी की कैलकुलेशन में नहीं कर रहे, ठीक हो गया। अब हम आ जाएंगे किस तरफ, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ। कितनी की सारा आपने, 3 लाख नेगेटिव, क्या कहला आपको एंड ईयर में ये 50 मिल भी जाएगा, ये 300 यूं लिख दूं मैं, एंड पे आपको 50 मिल भी जाएगा। तो सर जब 50 मिल जाएगा, 300 माइनस हुआ तो नेट इफेक्ट 250 हुआ, तो यहाँ पे 250 क्यों नहीं लिख लेते भाई, वो 50 मिलना है 5 साल बाद, और 5 साल बाद उसकी ये वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमने उसकी डिस्काउंटिंग करके देखना है कि 5 साल बाद हमें कितना मिलना है। मिलना 50 है लेकिन इसकी औकात आज जितनी नहीं होगी, तो इसलिए हम नेट करके नहीं लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे, एंड ईयर में लिखेंगे कि हमें वहां से मिलेगा, ठीक हो गया। अब बात आ गई किसकी, वर्किंग कैपिटल भी उसने कुछ बताया हुआ हमें, कितना 40, आउटफ्लो है इनफ्लो है। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आप लोगों की अभी क्लास है नहीं इसके बाद कोई, किस चीज की, कितने बजे, 8:40 पे। चलिए वर्किंग कैपिटल का मुझे याद करना, क्लास में आते ही वर्किंग कैपिटल की हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना एक रटा लगाना है कि वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, कहां पे जा रहा है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां से इसको माइनस करना है और लास्ट ईयर में इसको ऐड करना है, वहां से इसको माइनस करना है और लास्ट ईयर में इसको ऐड करना है। इसके ऊपर कल हम आते ही बहस करेंगे वर्किंग कैपिटल होता क्या है, क्यों माइनस करना है यहाँ से और क्यों लास्ट ईयर में ऐड करना है, इसकी लॉजिक हम कल एक छोटी सी एग्जांपल से कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए सारे, हाँ क्या आगे हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए, कैसे 30 माइनस 9 ऐड इधर आ गया 340 नेगेटिव 71 71 71 71, लास्ट ईयर में 160 161। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर देंगे इस पे, कितना एट द रेट ऑफ 10%, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पीवी आ जाएगी। उन सारी पीवी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी का आंसर दे दो अगर आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे तो 15 नेगेटिव आनी चाहिए। 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज पल्ले से डाल देना, ऊपर हो जाए तो रख लेना, कम हो तो पल्ले से डाल देना, मैं किसी दिन वापस कर दूंगा आपको, ठीक हो गया। 15,000 बड़े हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, कमन क्या हो गया, 500,000 ऐसे फकीरों को दे दिया करो, कमन क्या हो गया। अभी से आदत डालोगे तो फिर उतने ही वापस आएंगे, बड़ा पैसा दोगे तो बड़ा ही वापस आएगा। खुले हाथ से देने आप, ताकि खुले हाथ से आप रिसीव भी कर सको। आप 5-5 10-10 रुपए के ऊपर नहीं आपने रोना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और आप तो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। क्या ख्याल है, कल टेस्ट हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सिर्फ है, सिलेबस आप लोगों को नहीं बताया गया। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सिर्फ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सिर्फ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये आपका एक पिछला टेस्ट भी वापस होकर आया है, चलें कल मुझे याद करवाइएगा, वैसे तो बड़ी आला कमाल